एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एसी सर्किट की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और आज हम लोग इसका पार्ट 5 देखने वाले हैं। ऑलरेडी इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जो कि चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। सारे वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं। होप सो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बच्चों, सारे टॉपिक्स डेप्थ में हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस जितने ज़्यादा हो सके उतने शेयर करते चलिए, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा फिजिक्स का सिलेबस मैंने इस चैनल पे अवेलेबल करके दिया है। होप सो सारे स्टूडेंट्स को सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, वो भी मैं सारे अपलोड करने वाली हूँ। ये मैंने आपको अगर प्रॉमिस किया है तो मैं ज़रूर कंप्लीट करवा के दूंगी। तो बच्चों, हो सके उतने वीडियो शेयर करते चले, क्योंकि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए मैंने स्पेशली इस चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके दिया है। तो बच्चों, आप सभी टॉपिक्स अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। खेलते खेलते स्टडी करेंगे तो मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एसी सर्किट का पार्ट 5, जिसमें हम लोग एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। उसका नाम है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें बच्चों। इसके अंदर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एलसी ऑसिलेशंस। अरे ये क्या हो गया? ऑसिलेशंस तो हम लोगों ने एक चैप्टर में स्टडी किया था। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल में, एसी सर्किट्स में ऑसिलेशन किसका हो रहा है भाई, ये हमें देखना है। तो बच्चों, बहुत सिंपल टॉपिक है। ऑसिलेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। किसकी एनर्जी? कैपेसिटर की एंड इंडक्टर की, दोनों की एनर्जी यहाँ ऑसिलेट कर रही है। तो कैसे ऑसिलेट कर रही है उसी को हमें स्टडी करना है बच्चों। नोटबुक एंड पेन लेके बैठी है, हेडफोन लगा के बैठी है और पूरा कंसंट्रेट करके, फुल फोकस करके इधर ध्यान दीजिए। जो मैं बताऊंगी उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। वैसे भी मैं आपको हर एक टॉपिक को नोट डाउन करके देती हूँ, सेंटेंस बना के देती हूँ, ताकि आप लोग उसको एज इट इज लिख सको। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में तो आता है, मैंने ऑब्जर्व किया है ऑफलाइन में, बहुत सारे बच्चों को समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनको लिखते नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने क्या किया है, सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स लिए, जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, हर एक चैप्टर का टॉपिक जो है वो मैंने बोर्ड पे अच्छे से लिख के दिया है। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है बच्चों मुझसे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो आप लोग। वैसे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अलाउड है, इतना कुछ नहीं। ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी तो भी चलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक को मैंने लिख के दिया है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको लिखो अपनी नोटबुक पे। अगर नहीं लिखना, टाइम जा रहा है, बहुत कम टाइम है, लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। आप स्क्रीनशॉट निकालो उसके और प्रिंट आउट्स निकाल लो। अगर मोबाइल में पढ़ाई नहीं करना चाहते तो प्रिंट आउट्स निकालो और प्रिंट आउट्स के ऊपर से पढ़ो। बहुत अच्छे से मैंने लिख के दिया है बच्चों। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर हमें पढ़ना है तो बच्चों मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बस हमें रास्ता ढूंढना चाहिए। पढ़ना है, ये आपके माइंड को बता दो कि भाई कुछ भी हो जाए, तुझे तो पढ़ना है, तुझे तो अच्छे मार्क्स लाने ही है, कुछ भी हो जाए। आपका माइंड उस डायरेक्शन में, आपकी बॉडी उस डायरेक्शन में रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी बच्चों। आप देख सकते हैं, पहला दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन आपकी बॉडी ट्रैक पे आएगी और आप अपने आप पढ़ाई करने लगोगे। बस माइंड में ये फिक्स रखना है कि मुझे करना है, बस दैट्स इट। तो बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एलसी ऑसिलेशंस मतलब क्या है? देखो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। क्या करने वाले हैं, देखो मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया। इस कैपेसिटर में से मैंने एसी करंट पास किया। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे लगाती हूँ, रुको एक मिनट। ये कैपेसिटर लिया मैंने, ये कैपेसिटर लिया। इस कैपेसिटर में से, अभी पता है आपको, कैपेसिटर तो आप लोग स्टडी कर चुके हैं और हमने देखा भी कि कैपेसिटर जो है
वो एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। तो मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर में से एसी करंट पास किया। जैसे ही मैंने इसके अंदर से एसी सिग्नल पास किया तो ये कैपेसिटर ने क्या किया, खुद को चार्ज करना स्टार्ट किया। क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम चार्जिंग पर्पस के लिए, डिस्चार्जिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और सडनली कहीं किसी इक्विपमेंट में अगर हमें ज्यादा करंट की जरूरत होगी तो वो कैपेसिटर हमें प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब मान लो सडनली हमें एक्स्ट्रा करंट की जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा करंट हम कहाँ से लेते हैं, कैपेसिटर। जैसे कि हमारा एक स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि गोडाउन होता है, वैसे ही हमारा कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर ने क्या किया बच्चों, एसी करंट लेने के बाद खुद को चार्जिंग करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हुआ तो इसने क्या किया, एक प्लेट पे उसने पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरी प्लेट पे उसने निगेटिव चार्ज को स्टोर किया। ठीक है, कुछ ऐसे उसने खुद के अंदर एनर्जी स्टोर की। तो हमें पता है बच्चों, अब ये कैपेसिटर है, ये चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये भी हमने स्टडी किया था, आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है हमारा, उसके अंदर ये एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खुद के अंदर स्टोर करके रखा। क्या किया इसने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खुद के अंदर स्टोर करके रखा। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी थी, दैट इज डिनोटेड बाय UE, वो आती है ½ Q² डिवाइड बाय C। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने खुद के अंदर स्टोर करके रखी। जैसे ही हमने उसको ऐसी करंट पास किया, उसने एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट किया। अब हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को मैंने एक इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को मैंने एक इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, इसको मैंने जैसे ही कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ तो क्या हुआ, बताती हूं मैं। देखो, जैसे ही कनेक्ट किया इस इंडक्टर के साथ, यहाँ पे दूसरी कोई बैटरी नहीं है बच्चों, बस हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है और उसके साथ एक इंडक्टर कनेक्ट किया है। अब जब तक सर्किट क्लोज नहीं है, तब तक इसके अंदर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो कितना है, 0। यहाँ पे फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और इंडक्टर के पास कुछ भी करंट नहीं है। इंडक्टर पता है ना बच्चों। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही मैं सर्किट ऑन करती हूँ, सर्किट हम जैसे ही क्लोज करते हैं, जब तक सर्किट क्लोज नहीं था तब तक कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे ही मैंने सर्किट क्लोज किया, क्लोज करने के बाद क्या हुआ, ये निगेटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव की चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ का निगेटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ पे जाके कंबाइन होगा, निगेटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ पे जाके कंबाइन होगा। ऐसे निगेटिव चार्ज निकलते 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 कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, करंट हो रहा है, करंट पास हो रहा है और करंट इंक्रीजिंग है, ये समझ लो। यहाँ पे करंट फ्लोइंग स्टार्ट हो गया और करंट कैसा है, यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग करंट है। देखो, अब यहाँ पे मजेदार बात ये है बच्चों, ये जो इंक्रीजिंग करंट है वो किस में से पास कर रहा है, इस इंडक्टर में से पास कर रहा है। तो इस इंडक्टर के पास इनिशियली कुछ भी एनर्जी नहीं थी, अब जैसे जैसे ये कैपेसिटर का एक एक चार्ज कम होता है, जैसे जैसे इस कैपेसिटर का एक एक चार्ज कम होता है, इनिशियली इतने सारे चार्जेस थे, अब बस इसके पास मान लो 4 चार्ज हो गए और इसके चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये किस में से पास कर रहे, इस इंडक्टर में से पास कर रहे। तो बच्चों, आपको इंडक्टर की प्रॉपर्टी याद है जो मैंने किस में पढ़ाई थी, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था। एक शॉपकीपर, उसने एक लड़के को काम पे रखा, याद है, मैंने बताया था। वो एग्जाम्पल में वापिस यहाँ दोहराती हूँ। देखो, ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर भाई साहब की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टी देखो क्या है, जैसे ही हम इसके अंदर से करंट पास करते हैं बच्चों, ये इंडक्टर के अंदर से करंट पास किया, तो ये अगर चेंजिंग करंट है तो वो क्या करता है, खुद के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो जैसे ये करंट इंक्रीज, अभी यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट है, तो ये इंडक्टर ने क्या किया, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनी और उसने खुद का एक EMF इंड्यूस्ड किया।
जैसे कि मैंने बताया कि ये एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, एक बच्चे को काम पे रखा, उसने क्या किया, खुद का ही बिजनेस शुरू कर दिया और वो उसी को अपोज कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आने वाला करंट इसको क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ये आने वाला करंट यहां से जैसे ही पास होगा बच्चों, एक मिनट, यहां से जैसे, ये क्या हो गया बच्चों, कुछ तो भी प्रेस हो गया मेरे, हाँ देखो, ये करंट जैसे ही इसके अंदर से पास हो रहा है तो इसने क्या किया, खुद के अराउंड एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और इसने खुद के अराउंड एक ईएमएफ इंड्यूस्ड किया बच्चों, खुद के अराउंड एक ईएमएफ इंड्यूस्ड किया, और उसकी वजह से जो फ्लो होने वाला करंट है वो कैसा है, दैट इज अपोजिट। तो इसकी वजह से जो फ्लो होने वाला करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वो क्या कर रहा है, ये आने वाले करंट को धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। ये बहुत फास्ट हो रहा है तो वो उसको स्लो करेगा, और ये अगर स्लो होगा तो उसको फास्ट करेगा। ये अगर इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करेगा, वो अगर डिक्रीजिंग है तो वो उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ऐसे इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। कैपेसिटर पहले चार्ज था ना, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे बैटरी हमारी जाती है मोबाइल की, डिस्चार्ज होती है, वैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी भी कम हो रही है। और वो एनर्जी कौन ले रहा है अभी, कौन चार्ज हो रहा है अभी, इंडक्टर चार्ज हो रहा है। मतलब जो एनर्जी इसके पास थी वो एनर्जी अब किसके पास आ रही है, इंडक्टर के पास आ रही है। इंडक्टर्स खुद का करंट यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, खुद को चार्ज कर रहा है, और उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, मैग्नेटिक एनर्जी आ गई इंडक्टर के पास। वो मैग्नेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लेते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू हाफ Li², ऐसे हम लोग लेते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li²। ये मैग्नेटिक एनर्जी इस इंडक्टर में से पास हो गई बच्चों। हुआ ये, अब धीरे धीरे ये कैपेसिटर फुल्ली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर अब क्या हुआ, ये पहली स्टेज मान लो, पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर डिस्चार्ज था। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ करंट इसमें से पास हो गया। करंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ये इंडक्टर क्या कर रहा है, खुद को चार्ज कर रहा है, मतलब उसके पास अभी एनर्जी आ गई, और कैपेसिटर की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में अभी क्या होगा कि जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर के पास कुछ भी चार्ज नहीं बचा, कैपेसिटर के पास कुछ भी चार्ज नहीं बचा, पूरा के पूरा करंट फ्लो हो गया। मतलब यहां से पूरा स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो बहुत हाई लेवल पे चला गया, धीरे धीरे कैपेसिटर के पास अभी कुछ भी करंट नहीं है। कैपेसिटर का करंट डिक्रीज होना स्टार्ट किया, कैपेसिटर का करंट डिक्रीज होना स्टार्ट किया, लेकिन इंडक्टर के पास अभी पूरी के पूरी एनर्जी है, कितनी, हाफ Li²। पूरी एनर्जी किसके पास है, अभी इंडक्टर के पास है। तो इंडक्टर अभी फुल्ली चार्ज है और कैपेसिटर अभी फुल्ली डिस्चार्ज है। कैपेसिटर के पास 0 एनर्जी, इंडक्टर के पास फुल एनर्जी। तो अब क्या होगा बच्चों, ये कैपेसिटर अभी बेचारा नर्वस होके बैठा है, मेरे पास तो कुछ भी एनर्जी नहीं है, मैंने तो सारी एनर्जी उस इंडक्टर को दे दी, अब मैं क्या करूं। तो इंडक्टर बोलता है टेंशन मत ले। अब उसको थोड़ा सा उसके ऊपर तरस आ गया, टेंशन मत ले, मैं क्या करता हूं, मैं मेरी एनर्जी तुझे देता हूं, टेंशन मत ले। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो क्या करता है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, पास करना स्टार्ट करेगा। तो अभी क्या होगा, ये करंट अभी ये इंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू Lenz law. When capacitor completely discharged, then magnetic flux of the inductor decreases slowly. और यहां से करंट फ्लो अभी स्टार्ट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज में, ये थर्ड स्टेज हो गया, अभी फोर्थ स्टेज में क्या होगा, फोर्थ स्टेज में ये जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पास अभी चार्ज आना स्टार्ट होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट करेगा, है ना। मतलब जब यहाँ पॉजिटिव था तो वहां पे अभी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और जब यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा और कैपेसिटर का चार्जिंग बढ़ता जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होता, टिल द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज। और कैपेसिटर के पास वापस से एनर्जी आएगी। अभी
ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बच्चों, रिपीट होता रहेगा। तो क्या हुआ देखो, इनिशियली कैपेसिटर के पास एनर्जी नहीं, एनर्जी फुल थी, उसने किसको दी, इंडक्टर को दी, इंडक्टर में से करंट पास किया तो एनर्जी इंडक्टर को मिल गई। ये बैक प्रोसेस हो गया, मान लो वापस वो एनर्जी धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटर डिक्रीज हो रहा है और इंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फिर फाइनली इंडक्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली इंक्रीजिंग मतलब फुल्ली चार्ज हो चुका है, उसके पास अभी फुल एनर्जी है, लेकिन कैपेसिटर के पास एनर्जी नहीं है। अब क्या होगा, बैक साइड से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और फिर कैपेसिटर चार्ज होगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। तो ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन है बच्चों, बैक एंड फोर्थ एनर्जी ट्रांसफर जो है, जो कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है एंड इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का होता है। हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी में हो रहा है। और ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। समझ में आया सबको। और बच्चों ये एलसी ऑसिलेशन, मान लो ये जो एलसी ऑसिलेशन है, एलसी क्यों, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का ऑसिलेशन, ये जो एलसी ऑसिलेशन है, मान लो यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन में कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पे फुल एम्पलीट्यूड वाला जो ऑसिलेशन है वो मिलेगा। मतलब बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं है तो फुल एम्पलीट्यूड मिलेगा। लेकिन अगर एनर्जी लॉस होती है इन केस, तो वहां पे हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन याद है बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसा था, मैंने आपको बताया था। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब क्या, धीरे 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 इनिशियली हमें इतना एम्पलीट्यूड का मिल रहा था, धीरे 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 करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर एनर्जी लॉस हो रही तो हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन मिल रहा है और धीरे धीरे। और एलसी में एनर्जी लॉस होती ही है बच्चों, क्योंकि रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती ही है। इसका मतलब एलसी ऑसिलेशन जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होते हैं। तो बच्चों ये सारी बातें आपको मैंने यहाँ बताई है, लेकिन अभी समझ में तो आ गया, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको लिखते नहीं आता। मैं अभी आपको अच्छे से ये सभी टॉपिक्स को पॉइंट वाइज लिख के देती हूँ। तो सब लोग यहाँ पे लिखेंगे और अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले डायग्राम निकाल के दूंगी, उसके बाद पॉइंट वाइज मैं आपको लिख के देने वाली हूँ। एक बार बस कैमरा चेक कर लूँ मैं, ओके है कि नहीं है। ओके है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से लिख के देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एल से, एंड कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर सी, इंडक्टर हम डिनोट करते हैं एल से, कैपेसिटर सी से, गिव्स एलसी ऑसिलेशंस, गिव्स एलसी ऑसिलेशंस, हमें एलसी ऑसिलेशंस देता है, एलसी ऑसिलेशंस ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, हमें क्या देता है वो, एलसी ऑसिलेशंस देता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे हमें डायग्राम निकालनी, स्टेप बाय स्टेप लिख के दूंगी बच्चों, वैसे ही आप लोग लिखोगे। एंड इंडक्टर, इंडक्टर इज कनेक्टेड, कनेक्टेड in parallel, inductor is connected in parallel with the capacitor, with the capacitor as shown in figure। देखो कैसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे इंडक्टर फुल्ली चार्ज है इनिशियली, व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन इंडक्टर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर हमने चार्ज लगाया, ये है हमारा इंडक्टर, ओके। इनिशियली करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंडक्टर क्या है, यहाँ पे फुल्ली चार्ज है। करंट यहाँ कितना है बच्चों, करंट है 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, when current is not flowing through the circuit then capacitor is fully charged,
दैट मीन्स कैपेसिटर इज हैविंग चार्ज Q0, मान लो Q0 इनिशियली उसके पास चार्ज है, कैपेसिटर इज हैविंग चार्ज Q0, ओके, एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज व्हाट, मैंने बताई आपको, वही हमें लिखना है। व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग, व्हेन करंट is not flowing through the circuit, current is not flowing through the circuit, then current is not flowing through the circuit, then एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब मैं लिखूँ ना बच्चों तो 2 के स्पीड से भगा दो, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है, आपको बोर होगा, वापस नींद आएगी, तो इट्स बेटर कि जब मैं लिखती हूँ ना आप 2 के स्पीड से चलाओ वीडियो को। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, stored in the capacitor in the dielectric medium, dielectric medium में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, dielectric medium, ये सब एनर्जी का जो है ना बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में स्टडी किया है। dielectric medium between the plates of the capacitor, between the two plates of the capacitor, between the two plates of the capacitor is UE is equal to half Q0 square divided by C, where Q0 क्या है यहाँ पे, charge on a capacitor, charge on the capacitor, and C क्या है बच्चों यहाँ पे, capacitance, C क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है, डन। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब जब मैंने सर्किट क्लोज किया, व्हेन सर्किट गेट क्लोज देन कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज बाय फ्लोइंग द करंट थ्रू द इंडक्टर, है ना। व्हेन सर्किट गेट क्लोज्ड, then capacitor begins discharge to itself by flowing the current through the inductor, इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही दिस करंट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, चेंजिंग करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, हमें पता है। करंट इज इंक्रीजिंग करंट होने की वजह से, करंट इज इंक्रीजिंग, देन magnetic field produced across, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ कुछ आई थिंक एक काम करती हूँ, दूसरी स्लाइड लेती हूँ, यहाँ पे ना लिखा नहीं जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, यहाँ पे इतना कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोड्यूस्ड across the inductor, ठीक है। हाँ, अब सेकेंड डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेकेंड डायग्राम एक मिनट। सेकेंड डायग्राम में क्या होगा, अभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज थोड़ा कम रहेगा एंड इंडक्टर के ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर
एंड देन ये इंडक्टर, इंडक्टर के ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे अभी, एंड कैपेसिटर का चार्ज कम, मान लो इसके ऊपर इतना ही चार्ज है एंड इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, इनिशियली कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पे करंट पास हुआ, अभी करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट कैसे, निगेटिव, सॉरी हाँ बच्चों, करंट फ्लो मैंने उल्टा पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाना चाहिए ना, करंट फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, ये करंट पास हो गया अभी इसमें से। अब यहाँ पे कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है एंड इंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। नाउ द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस एंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर इंक्रीजेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। और मैग्नेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, वही मैं आपको बताती हूँ, वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मतलब ये कितने नंबर का पॉइंट है, 5 नंबर का पॉइंट लिखो। नाउ the energy of electrical energy of capacitor, electrical energy of capacitor, electrical energy of capacitor decreases and magnetic energy of inductor, magnetic energy of inductor, energy of inductor increases by कितनी, um is equal to half Li0 स्क्वायर। मान लो ये करंट कितना है, I0, जितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो Li0 स्क्वायर, इतनी एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफर होती रही है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, दिस प्रोसेस इज continue till the capacitor get fully discharged। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है बच्चों। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल कैपेसिटर गेट फुल्ली, ये क्या हो रहा है बच्चों आज, है ना, इतना पोर्शन ही चल ही नहीं रहा। कैपेसिटर गेट फुल्ली डिस्चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर जब तक फुल्ली डिस्चार्ज नहीं होता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अभी क्या होगा बच्चों, एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है कैपेसिटर की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। एंड फाइनली entire electrical energy get converted to magnetic energy, entire electrical energy get converted into magnetic एनर्जी। अब क्या होगा, यहाँ कैपेसिटर के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा और इंडक्टर के ऊपर फुल एनर्जी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी एंड यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब अभी क्या हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो कितना हो गया, मान लो I0 करंट फुल्ली यहाँ से पास हो गया, I0 डैश, या फिर मान लो, और कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है और इंडक्टर यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो चुका है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, इसके ऊपर सेम लिखो एज इट इज, जैसे मैंने लिख के दिया है। अब क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। नाउ कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज, ओके। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
लिंक्ड हुआ इसके साथ वो क्या होगा, अभी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा एंड करंट सप्लाई टू द कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, 7th पॉइंट। नाउ capacitor is completely discharged and according to Lenz's law, magnetic flux decreases by supplying the current to the capacitor बच्चों ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज नहीं होता। एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स टिल द कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज, and this process is repeat till the capacitor get fully charged। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे अभी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर के पास कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा, कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। आया समझ में? तो बच्चों ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यहाँ पे कब तक चलता रहेगा, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। और वापिस सर्किट जो है ये प्रोसेस वापस रिपीट होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है, वापस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करेगा, करंट बढ़ेगा, वापस इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फ्लक्स आएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उसके पास इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी इसको आएगी और वापस वो सर्किट जो है वो इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ सर्किट इवेंचुअली कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। पॉइंट नंबर 8। Now circuit, एक काम करते पहले ऐसे लिखो, दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन, ऐसे लिखो, दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन and again and the circuit eventually comes to its initial stage, सर्किट वापस उसके इनिशियल स्टेज पे आएगा। और ये जो बैक एंड फोर्थ द एनर्जी ट्रांसफर्ड of this capacitor and inductor, back and forth energy transferred of this capacitor and inductor is called as LC oscillation, and this back and forth process of energy transferred by capacitor
कैपेसिटर की कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इंडक्टर, एंड इंडक्टर इंडक्टर की कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। This back and forth process of energy transferred by capacitor, electrical energy and inductor, magnetic energy called as LC oscillations, LC oscillations। समझ में आया? इसको कहा जाता है LC oscillation। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा करो बच्चों, जो हमें आता है उतना हमें लिखना चाहिए, दैट्स इट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो बच्चों इन सब का स्क्रीनशॉट निकालो। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब कुछ आपको अच्छे से लिखना है बच्चों, सब कुछ, सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। एज इट इज आंसर लिखो। 4 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछा जाए ना तो एज इट इज आंसर लिखो, ठीक है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी करंट 0 दिखाऊंगा बच्चों। यहाँ पे करंट कितना रहेगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे करंट फ्लो होगा ना अभी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो बच्चों अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, सेम न्यूमेरिकल के ऊपर, सेम फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन देखो क्या है एग्जैक्टली। 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज विथ 50 वोल्ट सोर्स सप्लाई। एक 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको हमने 50 वोल्ट सोर्स सप्लाई से चार्ज किया, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं। हमेशा कभी भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो गिवन पहले लिखा करो। यहाँ पे पहले गिवन लिखो। गिवन देखो क्या है, क्या दिया है? एक 50 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, C इज इक्वल टू कितना, 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और 50 वोल्ट बैटरी लगाई है। इसका मतलब 100 इंटू माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 फैरेड, तो C इज इक्वल टू आएगा 100 मतलब 10⁻² इंटू 10⁻⁻6। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है? 10⁻² - फैरेड। इसका मतलब C इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 10⁻⁴ फैरेड, ठीक है। एंड 50 वोल्ट सोर्स सप्लाई मतलब V कितना है यहाँ पे? 50 वोल्ट। देखो तो अभी कभी भी हमेशा याद रखो बच्चों, पहले गिवन लिखा करो, ठीक। गिवन लिखने के बाद बाकी वैल्यूज को पुट करो। अब देखो, देन सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ 5 एम्पियर। मतलब करंट कितना है? दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द इंडक्टेंस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। हमें क्या निकालना है? I। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे सर्किट कुछ ऐसे है। एक कैपेसिटर लगाए हैं, ये कैपेसिटर हमने किसको कनेक्ट किया? इंडक्टर को कनेक्ट किया। एंड देन क्या हो रहा है? इंडक्टर कुछ बैटरी कुछ चार्ज यहाँ पे सेंड कर रहा है, कुछ एनर्जी यहाँ सेंड कर रहा है। जितनी एनर्जी ये इंडक्टेंस कैपेसिटर सेंड करेगा उतनी ही एनर्जी इंडक्टर स्टोर करेगा, राइट। जितनी एनर्जी कैपेसिटर सेंड करेगा उतनी ही एनर्जी इंडक्टर स्टोर करेगा। इसका मतलब इसने जो एनर्जी रिमूव की, इमिट की, इसने जो एनर्जी इमिट की उतनी ही एनर्जी कैपेसिटर ने गेन की, इंडक्टर ने, आई एम सो सॉरी, जितनी एनर्जी कैपेसिटर ने इमिट की उतनी ही एनर्जी इंडक्टर ने गेन की। इसका मतलब इन दोनों की जो एनर्जी है बच्चों वो इक्वल है। तो इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे L निकाल सकते हैं। हमें L निकालने के लिए बोला है ना इंडक्टर। तो देखो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल कहता है क्योंकि टोटल एनर्जी उतनी, जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में करते हैं बच्चों, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर
एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्टोर के बजाय है ना इमिट करो, एनर्जी इमिट इन अ कैपेसिटर, नो रहने दो, स्टोर्ड ही ओके बच्चों, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या चल रहा है मीनाक्षी मैम आपका, कभी बोलते स्टोर करो कभी बोलते इमिट करो, इज इक्वल टू एनर्जी इन अ इंडक्टर। तो बच्चों यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला मैं यूज करने वाली हूँ, क्या देखो, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, कैपेसिटर का हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी, है ना। तो यहाँ पे सी मतलब क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। सी यानी होता है कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल V, मतलब Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो यहाँ पे इस Q की जगह पे मैं ये CV पुट करूंगी तो क्या मिलेगा देखो, हाफ इंटू Q की जगह पे मैं CV पुट करती हूँ तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय C बनेगा। तो एक C यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर तो रहेगा ही, इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर एज इट इज, हमें L निकालना है, हाफ LI स्क्वायर एज इट इज। सो दिस टू एंड दिस टू गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CV स्क्वायर इज इक्वल टू LI स्क्वायर, करेक्ट, CV स्क्वायर इज इक्वल टू LI स्क्वायर। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं अभी, कैसे देखो, यहाँ मुझे L निकालना है, उन्होंने क्या बोला, इंडक्टेंस निकालो, मतलब L की वैल्यू निकालो। तो अगर मुझे L निकालना है तो मैं I स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगी, तो L इज इक्वल टू CV स्क्वायर डिवाइड बाय I स्क्वायर, ठीक है। तो L इज इक्वल टू C कितना है यहाँ पे 10⁻⁻⁴, V स्क्वायर कितना है यहाँ पे, दैट इज 50 का स्क्वायर, तो मैं क्या करती हूँ 50 इंटू 50 करती हूँ, डिवाइड बाय I स्क्वायर कितना है यहाँ पे 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कर लो, बताती हूँ क्यों, कैंसल आउट हो रही बहुत सारी चीजें है ना। तो ये 5 टेंजा बनेगा, ये 5 टेंजा बनेगा, 10⁻² बनेगा, 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻², तो L इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ प्लस 2, L इज इक्वल टू 10⁻⁻² हेनरी, ये हमारा फाइनल आंसर होता है 10⁻⁻² हेनरी। लेट मी चेक द आंसर, यस इट इज करेक्ट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.01 हेनरी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द इंडक्टेंस जो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला था। कैमरा ठीक से चल रहा है, लेट मी चेक द कैमरा। तो बच्चों अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल हमेशा है ना बच्चों, पहले न्यूमेरिकल को रीड करना है, रीड करने के बाद उसमें क्या क्या दिया है गिवन पहले लिखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑफलाइन में कि मैम इसको सॉल्व कैसे करें ना, वही समझ में नहीं आता, मतलब न्यूमेरिकल पढ़ तो लिया बट अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है यही लॉजिक नहीं लगता। तो क्या करो, हमेशा न्यूमेरिकल में जो दिया है ना उसको पहले लिख लो। जैसे कि मैंने क्या किया, देखो मुझे पता है माइक्रो फैरेड, ऑब्वियसली ये कैपेसिटर्स की वैल्यू है, तो मैं C लिख लेती हूँ। उसके बाद 50 वोल्ट, मुझे पता है ये वोल्टेज है, तो मैं V लिख लेती हूँ। इससे मुझे आइडियाज क्लियर हो जाती है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। टू फाइंड लिख लो, मुझे L निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज भी आ रही, L भी आ रहा है, तो उससे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कभी भी हमेशा गिवन लिखोगे, क्या फाइंड करना है उतना लिखोगे, उससे फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से उसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इमेज किसकी है बच्चों, स्विंग, झूला, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है ना बच्चों ये झूला देख के, मुझे तो मन कर रहा है यहाँ पे बैठ के झूला ले लूँ अभी। कितना अच्छा लग रहा है, एक मस्त फार्म हाउस लग रहा है, फार्म के अंदर एक पेड़ को ये झूला लगाया है। बट मैम हम तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे झूला कहाँ से आ गया, क्या इसी सर्किट में झूला स्टडी करने वाले हम लोग। हाँ बच्चों झूले का स्टडी करने वाले। ये झूला देख के ना बच्चों मुझे एक बात याद आती है, पता है क्या, बचपन में मतलब हमारा फार्म हाउस था, मैं भी एक फार्म हाउस में ही रही हूँ, तो हमारा फार्म हाउस था, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है हमारा, वहाँ पे हम लोग स्कूल में जाया करते थे। और समर सीजन में जब हमें हॉलीडेज थे, समर हॉलीडेज के दिनों में हमारा बहुत ही फेमस त्योहार होता है, देखो महाराष्ट्र का अक्षय तृतीया,
है ना, पता होगा सबको। तो इन दिनों क्या करते थे पता है, अक्षय तृतीया हमारे जमाने में, अभी पता नहीं, अभी नहीं करते, अभी कोई झूला भी नहीं लगाता, जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए झूला लगाते, बट तब वो त्योहार बहुत फेमस हुआ करता था। वहां पे क्या करते थे कि समर सीजन में जब अक्षय तृतीया आती है ना, तो अक्षय तृतीया के 15 दिन पहले सभी घरों में झूला लगता था। मतलब जो पेड़ रहेगा, पेड़ को झूला लगाते, और झूला लगाने के बाद वहां पे हम लोग 15 दिन, अक्षय तृतीया के 15 दिन पहले हम गाने गाते थे। अब आप लोग बोलोगे मैम गाना गा के दिखाओ, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रही है, गाना क्या सुन रहे हो, चलो। तो वो ये झूला देख के ना मुझे, मैं ऐसे मतलब इमेज में चॉइस कर रही थी, तो मुझे ये इमेज क्यों पर्टिकुलरली चॉइस की पता है, क्योंकि ये इमेज देखने के बाद मुझे मेरे वो दिन याद आए। बहुत अच्छा झूला, एक बहुत बड़ा झूला भी था, डेकोरेटेड झूला भी था, बट मैंने ये चॉइस किया क्योंकि मुझे मेरे बचपन के दिन याद आए। बहुत अच्छे दिन होते हैं बच्चों, ये जो दिन है ना हमारी लाइफ के सबसे अच्छे दिन होते हैं, इसको जी भर के जी लो। इसको ही अगर आगे तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है, ये जो दिन है ना हमारी लाइफ के बहुत अच्छे होते हैं, इसको जी भर के जी लो बच्चों। तो मुझे वो अक्षय तृतीया के दिन याद आते थे। वो तो झूले पे बैठ के हम, उसके पर्टिकुलर सॉन्ग्स होते हैं बच्चों, वो सॉन्ग्स है ना अभी मतलब अभी के ज़माने में आपको सुनाई नहीं देंगे। वो पर्टिकुलर सॉन्ग्स अक्षय तृतीया के स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं उनको आते हैं। वो आप अपनी दादी को, अपने दादाजी को पूछो, उनको पता होंगे, अपनी मम्मी को भी अगर पता होगा तो पूछो, उनको याद होंगे वो सॉन्ग्स। तो चलते हैं मैम, सिलेबस कवर करना है, जल्दी चलो चलते हैं। देखो, तो यहाँ पे मैंने झूला क्यों लगाया है बच्चों, क्योंकि मुझे आपको रेजोनेंस क्या है ना ये चीज बतानी है। रेजोनेंस मतलब क्या पता है क्या? मान लो इस झूले के ऊपर हम बैठे, ठीक है, तो ये झूले को मैंने यहां से धक्का दिया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद झूला आगे जाएगा, आगे जाने के बाद वापस पीछे आएगा। तो मेरे फोर्स की वजह से झूला आगे जा रहा है और खुद के फोर्स की वजह से झूला पीछे आ रहा है। और एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स को ये झूला बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड लेता है, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड लेता है। उसके बाद धीरे 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 ये एम्पलीट्यूड कम होता है, झूला वापस रुक जाता है। लेकिन एक एम्पलीट्यूड ऐसा है जिसमें वो बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड देता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने फोर्स लगाया था बच्चों वो था एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा था? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स की एक फ्रीक्वेंसी रहेगी। कौन सी? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। एक्सटर्नल फोर्स की कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। एंड वो झूला जो इस साइड से गया मेरी फ्रीक्वेंसी की वजह से, वो उस साइड से आया खुद की फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो झूले का खुद का भी फोर्स है, उसका रेस्टोरिंग फोर्स है, उसको हम नेचुरल फोर्स बोलेंगे। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी? दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। मतलब हर एक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है बच्चों, खुद के फोर्स की वजह से, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वजह से ऑसिलेट करना। ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ ना, मैंने फोर्स लगाया, झूला इधर गया, खुद के फोर्स की वजह से इधर आया, मैंने फोर्स लगाया, झूला इधर गया, खुद के फोर्स की वजह से इधर आया। कैमरा देख रही हूं मैं, दिख रहा है, मैं उधर देखती हूँ मतलब कैमरा चेक करती हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसको कहा जाता है ऑसिलेशंस। तो ये हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है टू ऑसिलेट ड्यू टू सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरी सिस्टम हैज अ टेंडेंसी, लिखो एवरी सिस्टम, बताती हूँ इसको कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो कभी कभी आपको इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, every system has a tendency to oscillate with particular frequency
called as natural frequency, called as natural frequency, इसको ही कहा जाता है natural frequency। ठीक है, अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब वो, मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड देता है ये झूला, तो जो फ्रीक्वेंसी को वो बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड देता है ना बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी में एक टेंडेंसी है क्या, उस वक्त जब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, उस फ्रीक्वेंसी को एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, तभी वो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता है। जब मैंने लगाया हुआ फोर्स और झूले ने लगाया हुआ फोर्स, ये दोनों जब इक्वल होंगे ना, तो यहां से वो दूर तक जाएगा, वहां से वो दूर तक जाएगा, बड़ा एम्पलीट्यूड देगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, जहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। ये चीज हमने ऑसिलेशन चैप्टर में भी स्टडी की थी, जहां पे पेंडुलम सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड देगा, मतलब रेजोनेंस होगा, उसी को कहा जाता है रेजोनेंस। और इसका हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है ना, तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसका रेजोनेंस देखना है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक रेजोनेंस देखना है। तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में कौन कौन इक्वल रहेगा, यहाँ पे तो हमने देखा कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल थी, तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में कौन इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे हम किसका रेजोनेंस देखने वाले हैं, LCR सर्किट का, मतलब सीरीज एंड पैरेलल दोनों का। LCR सर्किट हमने स्टडी किया ना, तो उसी LCR सर्किट का अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेजोनेंट देखने वाले हैं। और यही चीज कहाँ यूज होती है पता है बच्चों, ये चीज रेडियो में यूज होती है। रेडियो में देखो, रेडियो में हमें पर्टिकुलर साउंड सुनाई देगा, उसके बाद क्यू फैक्टर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रेडियो में हम लोग क्या देखते हैं, रेडियो में कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट की होती है, 93.5 FM है ना, तो बाहर की 93.5 FM एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हो गई, रेडियो की खुद की 93.5 FM हो गई। ये दोनों जब मैच करेगी एक दूसरे को, तो हमें एक प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा, मतलब गाने सुनाई देंगे, उस पर्टिकुलर चैनल का जो कुछ भी हमें शो चल रहा है वो सुनाई देगा। कब, जब दोनों की वेव्स क्या होगी, मैच होगी, तभी ये सुनाई देता है। ठीक है, तो यही बातें हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगी वो शार्पनेस वगैरह क्या होती है, क्यू फैक्टर क्या होता है, वो सब देखेंगे। बट इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी, LCR का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बच्चों दो सर्किट है यहाँ पे, एक सीरीज है और दूसरा पैरेलल है, दोनों का हम लोग देखेंगे। पहले हम सीरीज का देखेंगे, उसके बाद पैरेलल, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, देन उसमें करंट कैसे मैक्सिमम होता है। यहाँ देखो, जैसे कि झूले में मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड लेगा झूला, हम बैठे झूले पे, बड़े एम्पलीट्यूड से हम गिर जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा फोर्स लगाया, और इतना बड़ा, मैं गिरी हूँ एक बार झूले से इतना बड़ा फोर्स लगाया, जितने फोर्स है वो पीछे आएगा, उस फोर्स में हम गिर भी तो सकते हैं। यहाँ हम गिरे, यहाँ रेजोनेंट सर्किट में कौन गिरेगा, रेजोनेंट सर्किट में करंट गिरेगा नहीं। एक केस में करंट इंक्रीज होता है, एक केस में करंट डिक्रीज होता है, एक केस में करंट मैक्सिमम होता है, एक केस में करंट मिनिमम होता है। तो वही बात अभी यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है ना, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। देखो क्या क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सबसे पहले, एक मिनट है बच्चों, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। तो देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सारी बातें देखी है। आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोगों ने क्या स्टडी किया, ये सब हमने ऑलरेडी स्टडी किया है बच्चों, एक बार मैं रिवाइज कर दूं क्योंकि उसको मैं अभी यहाँ यूज करने वाली हूँ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने देखा कैपेसिटर सर्किट में, जिसका फॉर्मूला था XC इज इक्वल टू क्या था, 1/ωc। उसके बाद हमने देखा कौन सा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोगों ने देखा XL इज इक्वल टू क्या होता है, ωL। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, 1/ω की वैल्यू 2π,
एफ फ्रीक्वेंसी इंटू सी, इसी को हम लोग लिखेंगे 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद हमने देखा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हमने एलसीआर सर्किट में देखा था, Z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमने इम्पीडेंस भी स्टडी किया था, है ना। और क्या बाकी है यहाँ पे, बस इतनी चीजें हमें यहाँ पे लगने वाली है। और आगे जाके मतलब नेक्स्ट, ये तो सीरीज के लिए लगेगा, पैरेलल के लिए और क्या लगेगा देखो, ईएमएफ का फॉर्मूला। ईएमएफ इन एसी सर्किट क्या होता है, ईएमएफ इन एसी सर्किट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, राइट। और हमने देखा कि इंडक्टिव सर्किट में, एसी सर्किट विद इंडक्टेंस, वो करंट ईएमएफ जो है वो लैग करता है और करंट, सॉरी आई एम सो सॉरी, रैबिट, हमारा रैबिट और कछुआ है ना, दोनों की शर्यत, दोनों की कंपटीशन लगी थी और उसके अंदर पहले दोनों साथ में चल रहे थे रेजिस्टेंस सर्किट में। फिर दूसरा कौन है, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में हमारा करंट मतलब कछुआ पीछे रह गया, तो लैग कौन कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। स्टोरी से याद रहेगा बच्चों, देखो मैं तो स्टोरी से ही याद रखती हूँ। एसी सर्किट विथ इंडक्टर, सर्किट विथ इंडक्टर, तो हमारा कछुआ बेचारा पीछे रह गया। अगर नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस लेक्चर देखो। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो वैसे ही था, लेकिन I क्या है, ये लगने वाला है बच्चों, इसलिए वापस बता रही हूँ। साइन पीछे मतलब माइनस पाई बाय 2, राइट। फिर कैपेसिटिव सर्किट में क्या हुआ, अब रैबिट सो गया था और कछुआ आगे चला गया, मतलब ये प्लस हो गया कैपेसिटिव सर्किट में। तो क्या है 6 नंबर, एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस। एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस में E तो उतना ही है, E0 साइन ओमेगा टी, लेकिन हमारा करंट आगे चला गया। कितना आगे चला गया, I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, राइट। कछुए के जैसे रहना चाहिए बच्चों, हमेशा अपनी लाइफ में, है ना, कछुए के जैसे रहो। वो धीरे धीरे चलता है लेकिन टारगेट अचीव करता है। बहुत तेज भागोगे तो गिर जाओगे, बहुत स्लो चलोगे तो भी पीछे रह जाओगे। तो क्या करना है, आराम से चलना है, धीरे धीरे। बहुत तेज भी मत भागो, बहुत स्लो भी मत चलो, मिडल मतलब बीच का रास्ता चुनो, है ना, कछुए के जैसे। तो अपने आप टारगेट अचीव होगा और सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। देखो तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, एक मिनट बैक आती हूँ। यस, अभी पहले मैं आपको सीरीज एलसीआर बताऊंगी, उसके बाद हम पैरेलल एलसीआर देखेंगे। सीरीज एलसीआर देखो क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया एंड एक रेजिस्टर लिया, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया एंड एक एसी सोर्स इन तीनों को कनेक्ट किया। ओके, ये रहा हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। तो पहला पॉइंट लिखो, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, जो हमारे दिमाग में है उसको बस उतार दो नोटबुक में। सीरीज एलसीआर सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड in series with AC source, okay, with AC source। अब बच्चों इनिशियली देखो इसका E इज इक्वल टू कितना है, E0 साइन ओमेगा टी,
देखो ठीक से देखो, इनिशियली हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी लो रखी। एट लो फ्रीक्वेंसी रही तो फॉर्मूला देखो, अगर फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो यहां एक्सेल जो है वो भी कम रहेगा क्योंकि 2πfl है उसका फॉर्मूला, और एक्सी जो है वो ज्यादा रहेगा क्योंकि डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है। देखो एक्सी इज इक्वल टू 1/f है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एक्सेल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये कम रहा तो ये भी कम रहेगा, ये ज्यादा रहा तो ये भी ज्यादा रहेगा। एक्सी लेकिन ये कम है तो एक्सी ज्यादा है। देखो इसका मतलब एट लो फ्रीक्वेंसी एक्सेल इज निग्लिजिबल बट एक्सी इज हायर, है ना। एट लो फ्रीक्वेंसी इनिशियली हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कम रखी है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज नहीं की, धीरे धीरे इंक्रीज की। तो इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी लो थी, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी लो थी, उस वक्त एक्सी जो है वो हाई था और एक्सेल जो है वो लो था। सेकेंड पॉइंट, पहले तो इंपीडेंस लिख लेते हैं। इस सर्किट का इंपीडेंस क्या रहेगा, इंपीडेंस जेड पता है ना सबको, एलसीआर सर्किट में जेड होता है इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ऐसे ही लिखो स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम इंपीडेंस लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इन दिस सर्किट impedance is क्या रहेगा, Z इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। Z इज इक्वल टू r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, लेकिन इनिशियली, थर्ड पॉइंट, इनिशियली एट लो फ्रीक्वेंसी XL is negligible because XL is equal to what, omega into L, and XC is higher. XC is equal to 1/ωc। देखो बच्चों XL is negligible है लेकिन XC हायर है। अब ठीक से देखो, अब देखो मान लो ये हमारा XC है और ये हमारा XL है, दिख रहा है ना। एक काम करती हूँ, इसको लेती हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रेस भी वाइट, वो भी वाइट दिख नहीं रहा आपको। ये मेरा मोबाइल फोन है ये XC है, ऐसे मान लो XC, और ये क्या है, हमारा XL है। अब कौन हायर है, XL निग्लिजिबल है, तो ये XL है वो निग्लिजिबल है, और XC हायर है, ये निग्लिजिबल है, ठीक है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अब मैं जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगी तो ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस स्टेज पे ये दोनों इक्वल हैं। देखो हाँ ठीक से, इनिशियली ये निग्लिजिबल था, ये हायर था। कौन निग्लिजिबल था, एक्सेल निग्लिजिबल, ये निग्लिजिबल, ये हायर, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी लो है, इसकी वजह से। अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा। एक स्टेज पे ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो आपको याद आया, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन बॉडी वाइब्रेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड, उसी को हमने रेजोनेंस कहा था। तो इस स्टेज पे ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब रेजोनेंस हुआ, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई फिर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पे हमारा करंट सबसे ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। जैसे उस झूले का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, वैसे यहाँ पे करंट क्या है, मैक्सिमम है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, अभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो जो हायर है वो डिक्रीज करेगा, जो लोअर है वो इंक्रीज करेगा। when frequency increases, then XL also
increases, XL also increases, but XC decreases. XC decreases. And at one stage, at one particular frequency, at one particular frequency, XC is equal to XL. तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो हमें निकालना है, तो उसको निकालो. XC कितना है 1/ωc एंड XL कितना है ωL. सो ωL इज इक्वल टू 1/ωc. ओमेगा को इधर शिफ्ट करो, ओमेगा इंटू ओमेगा, एल को इधर शिफ्ट करो, 1/LC बनेगा. ठीक है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 1/√LC. ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, मुझे ओमेगा नहीं चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा की जगह पे 2πf पुट कर दो, तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC. इसका मतलब f इज इक्वल टू 1/2π√LC. 1/2π√LC ये मुझे मिला. दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट. इस फ्रीक्वेंसी को हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा, मतलब विद हायर एम्पलीट्यूड करंट हमें मिलेगा. ठीक है, करंट इज मैक्सिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट. तो ये है बच्चों सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट. आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो. अब इसका करंट मैक्सिमम कैसे होता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ. आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे करंट मैक्सिमम कैसे, ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मैंने बताया आपको. दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. FR इज इक्वल टू 1/2π√LC. ये क्या है हमारी, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, अब देखो, अब इस फ्रीक्वेंसी को करंट मैक्सिमम कैसे रहेगा उसकी बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इसका पॉइंट नंबर कितना है, 4 तक हुआ ना, 5 देखो, 5th पॉइंट. एट दिस फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि XL और XC दोनों भी क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं. XL इज इक्वल टू XC. तो इम्पीडेंस क्या मिलेगा हमें, देन इम्पीडेंस इज Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल ब्रैकेट स्क्वायर. अगर मैंने XC और XL दोनों की वैल्यू पुट की तो क्या मिलेगा, √R². ये तो 0 बन गया, तो R² स्क्वायर रूट कैंसिल, तो Z इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, R. बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बहुत छोटी है. Z इज मिनिमम. दिस इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस. दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस. और R मिल रहा है बच्चों, सोचो R मिल रहा है, इसका मतलब क्या, बस R ही मिल रहा है, XL मिल ही नहीं रहा है, XC भी नहीं मिल रहा है. मतलब ये सर्किट कौन सा हो गया, then the circuit is purely resistive. कौन सा सर्किट, AC सर्किट विथ रेजिस्टेंस बन गया ना ये. then the circuit is purely resistive. सर्किट बन गया प्योरली रेजिस्टिव, जिसमें हमारा कछुआ एंड हमारा करंट हमारा कछुआ एंड हमारा रैबिट E एंड I दोनों भी साथ में चल रहे हैं, मतलब इन फेज है. सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट मीन्स कछुआ कौन है अपना, EMF एंड करंट आर इन फेज. EMF एंड करंट आर इन फेज है ना. और यहाँ पे करंट Z सबसे मिनिमम, इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देयरफॉर
I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय R होता है ना। तो यहाँ पे R की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, Z। Z भी मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम रहेगा, डिवाइड बाय Z है ना, Z मिनिमम तो I0 मैक्सिमम। देयरफॉर I0 इज मैक्सिमम, करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम। जैसे एम्पलीट्यूड झूले का सबसे बड़ा, तो कौन गिर गया था, हम गिर गए थे। यहाँ पे हमारा करंट क्या है, मैक्सिमम है, तो करंट गिर गया मतलब मैक्सिमम हो गया है ना, फ्लो हो गया। I0 इज मैक्सिमम हियर, है ना। हाँ, और क्या बताना, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट सर्किट। इसको हम बच्चे बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड series resonant circuit, and the frequency is called series resonant frequency. Series resonant frequency. Understand everyone? ये इसकी कंडीशन है बच्चों, दिस इज द कंडीशन फॉर LCR सर्किट। रेजोनेंट की कंडीशन है कि I0 वहां पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका ग्राफ भी मैं बता देती हूँ बच्चों, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ग्राफ यहाँ पे I0 रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ I0। तो यहाँ करंट इनिशियली कम है, फिर इंक्रीज होता है सडनली, देन उसके बाद वापस क्या होता है, डिक्रीज होता है। करंट इज मैक्सिमम रेजोनेंट पे, एक्सेल इज इक्वल। देखो ये दोनों है ना, ये ऐसे थे, तो पहले जब ये कम होगा ये बढ़ेगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे करंट मैक्सिमम, वापिस करंट क्या होगा, कम होते जाएगा। जब ये इनिशियली कम है करंट, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, बहुत बढ़ गया यहाँ पे, फिर वापिस घटना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब करंट यहाँ पे मैक्सिमम है, करंट बढ़ेगा वापस घटेगा। तो यहाँ करंट मैक्सिमम, तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी हमारी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, क्लियर। ऐसा ग्राफ भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है अभी इसकी। ये हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट लिया बच्चों। मैं पीछे चली गई क्या, नहीं, ये तो हमारा रिवीजन था बच्चों, ये रिवीजन था बेसिक, लास्ट लेक्चर का मैंने बेसिक बताया था ना। हाँ, ये रिवीजन था। उसके बाद अब देखो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है। कितने मार्क्स के लिए पता है, 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो बहुत सिंपल है। क्या, पहली, रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन XL इज इक्वल टू XC। जब दोनों इक्वल रहेंगे तो रेजोनेंस ऑकर होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू कितनी होती है, 1/2π√LC। हमने डिराइव किया फॉर्मूला। इम्पीडेंस इज मिनिमम, मैंने बताया कि Z क्या है, मिनिमम, क्योंकि XL और XC दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो गए। एंड सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, बन गया सर्किट। ओके। एंड करंट हैज मैक्सिमम वैल्यू, करंट की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है, ऑलरेडी मैं बता चुकी। बहुत सिंपल है बच्चों, जो पढ़ा ना उसको ही पॉइंट वाइज लिख देना है बस। When a number of frequencies are fed to it, it accept only one frequency FR and reject the other frequencies. बहुत सारी frequencies है, वो बस एक ही frequency accept। मैंने क्या बताया बच्चों, 93.5 FM है ना, तो वो 93.5 FM, उसके बाद 93.6 भी तो है, 93.7 भी तो है, 93.4 भी तो है, बाकी सबको वो क्या कर रहा है, फेड आउट। और कौन सी ले रहा है, बस 93.5। तो रेडियो क्या, रेडियो में LCR सर्किट होता है, तो रेडियो क्या करता है, बस 93.5 ही लेगा, बाकी सबको फेड आउट कर देगा, किसी को नहीं लेगा। बस वो उसको मैच होने वाली कौन सी है, 93.5। तो उसको सेट किया है हमने, तो हम ट्यून करते हैं ना, तो ट्यून करते हैं तो हम सेट करते हैं। तो जहां 93.5 सेट हो गया, क्योंकि वो अवेलेबल है उसके सराउंडिंग में 93.5, तो वो हम ट्यून करते 93.5 पे आए तो हमें गाना सुनाई देगा, क्योंकि उसने उसका सिग्नल कैच कर लिया, रेजोनेंस ऑकर हुआ, करंट मैक्सिमम, बाकी सबको उसने फेड आउट कर दिया। देखो वही, व्हेन अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड टू इट, it accepts only one frequency FR and rejects
all the other frequencies and the current is maximum for this frequency, hence it is called acceptor. इसको acceptor circuit भी बोला जाता है। समझ में आया बच्चों? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं आपको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बढ़ाती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। बच्चों अभी हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। ये हो गया हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, मतलब एलसीआर इन पैरेलल। देखो अब पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, हम दो ही, आपके बुक में है ना, वैसे देखा जाए तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में पैरेलल एलसीआर में आर भी होता है, बट आपके बुक में उन्होंने बस इंडक्टर एंड कैपेसिटर का दिया है। आई थिंक डैम्पिंग की वजह से, जब हीट अप्लाई होती है तो डैम्पिंग की वजह से धीरे धीरे कैपेसिटर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसी जब हम पास करते हैं उसकी वजह से डैम्पिंग होगा, ऑसिलेशन कम हो जाएगा। इसीलिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में आर नहीं लगाते, बस एलसी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में बस एलसी ही लगाने वाले हैं, यहाँ आर नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया, पैरेलली कनेक्ट करेंगे अभी हम लोग। सीरीज और पैरेलल पता है ना, सीरीज मतलब एक के बाद एक लगाना, पैरेलल मतलब एक के नीचे एक लगाना। तो यहाँ पे मैंने ये इंडक्टर लगाया और उसके नीचे मैंने कैपेसिटर लगाया। रेजिस्टर हम यहाँ नहीं कनेक्ट करेंगे डैम्पिंग की। डैम्पिंग मतलब क्या कि धीरे धीरे एम्पलीट्यूड, पहले इनिशियली एसी है ना बच्चों, इनिशियली बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड वाला एसी हमने ऑफर किया, तो इसमें डैम्पिंग होता है। किसके अंदर? रेजिस्टर के अंदर। तो डैम्पिंग होने की वजह से हीट जनरेट होती है ना रेजिस्टर के अंदर, एनर्जी लूज होती है, पावर कंज्यूम करता है। हमने देखा कि पावर इन रेजोनेंट कितनी होती है, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा है आपको, ये पावर कंज्यूम कर रहा है, बट इन दोनों के अंदर पावर कितनी है? 0। तो इसलिए इसका डैम्पिंग होगा, पावर कंज्यूम करेगा, धीरे धीरे एसी सिग्नल को वो एम्पलीट्यूड कम कर देगा। इसकी वजह से हमने यहाँ रेजिस्टर नहीं लगाया, यहाँ हमने क्या लगाया, बस कैपेसिटर एंड इंडक्टर लगाया। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगाया, इंडक्टर लगाया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और इसको मैंने कनेक्ट किया एक एसी सोर्स। ये है हमारा एसी सोर्स। ठीक है, तो यहाँ से करंट पास हुआ, मान लो ये करंट यहाँ से गया टोटल करंट, तो यहाँ से IL जितना करंट जाएगा, करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी वहां पे करंट सेम था, यहाँ करंट चेंज हो गया, वही करंट इधर से आएगा और यहाँ पे कितना होगा वापिस I टोटल I, ये कंबाइन होगा IL एंड IC। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है किसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो चेंज नहीं है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उतना ही है, बस यहाँ पे हमें मेथड थोड़ा अलग यूज करना है। क्या देखो कैसे करेंगे हम लोग, आपको पता है जब मैंने यहाँ EMF AC लगाया है, फर्स्ट पॉइंट लिखो सर्किट, हमेशा सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करो पहले पॉइंट में। कंसिडर एन इंडक्टर and capacitor connected in parallel with AC source, connected in parallel with AC source, okay, having EMF, कितना रहेगा उसका EMF is AC सोर्स का EMF होता है E0 sin ओमेगा t। तो करंट किस में लैग करेगा, पहला कौन आता है हमारा इंडक्टर, तो इंडक्टर में हमारा कछुआ पीछे रह गया ना, मतलब करंट लैग करेगा, और कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, मतलब कछुआ लीड करेगा। तो सेकेंड पॉइंट में लिखो, इन इंडक्टर current is lag, inductor current is lag with EMF by कितने एंगल से, पाई बाई टू, मतलब क्या, I is equal to I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई टू। ठीक है, I0 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, E0 डिवाइड बाय XL इंटू साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई टू। ठीक है,
तो E0 डिवाइड बाय XL, I0 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, ठीक है। सेम हम लोग करेंगे कैपेसिटर। इन कैपेसिटर करंट इज लीडिंग विथ पाई बाय 2, है ना, विथ EMF बाय पाई बाय 2। इन कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से, प्लस पाई बाय 2 आएगा वहां पे। कैपेसिटर करंट इज लीडिंग with EMF by pi by 2, मतलब I is equal to I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ओके। और यहाँ पे I0 की जगह पे क्या आएगा, करंट कैपेसिटिव सर्किट में क्या था, E0 डिवाइड बाय XC, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, राइट। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा, सर्किट में देखो जरा, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या है, IL प्लस IC, दोनों का टोटल करंट है। देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर द टोटल करंट स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो माफ कर देना बच्चों। टोटल करंट इन द सर्किट इज, यहाँ ई रह गया, देखो ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है मेरे से। इन द सर्किट इज I इज इक्वल टू IC प्लस IL, है ना, ये IC है, ये IL है, ये IC है, राइट, ये IC है, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट। तो दोनों को अभी ऐड करो, इसके अंदर कितना आता है देखो, ऐड करो। I इज इक्वल टू IC कितना है, IC की वैल्यू ये वाली, E0 डिवाइड बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, E0 डिवाइड बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना, प्लस इंडक्टर में क्या है, बस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, E0 डिवाइड बाय XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट। अब देखो यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, अलाइड एंगल्स का यूज करो, अलाइड एंगल्स, ये हमारा पाई बाय 2 है, तो ओमेगा पाई बाय 2 प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, है ना, तो ये माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया हमारा, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये ओमेगा टी माइनस है बच्चों, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ माइनस कॉस ओमेगा टी मिलेगा और यहाँ प्लस कॉस ओमेगा टी मिलेगा। ये कैसे मिलता है देखो, I इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय XC, यहाँ कॉस ओमेगा टी मिलेगा मुझे, अलाइड एंगल्स, क्योंकि साइन पाई बाय 2 के लिए क्या होता है, चेंज होता है ना, साइन पाई बाय 2 फॉर्मूला ही लिख लो, पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। और साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, पाई बाय 2, पहले तो ये ओमेगा टी पहले आता है, इसलिए क्या हुआ देखो, मैंने क्या किया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो पहले हमने इसको माइनस बाहर निकाला, तो ये माइनस साइन, पहले माइनस साइन बनेगा, ये माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी बनेगा ये, एंड देन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस कॉस थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। तो यहाँ इस फॉर्मूले की जगह पे हम कॉस पुट करेंगे, यहाँ माइनस कॉस पुट करेंगे, तो आएगा E0 डिवाइड बाय XL माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो I इज इक्वल टू, देखो दोनों में से कॉस कॉमन निकल सकता है, E0 कॉमन निकल सकता है, E0 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/XC, राइट, यहाँ 1/XC बचता है, कॉस भी बाहर निकालो, यहाँ बचता है माइनस 1/XL, और कॉस ओमेगा टी भी मैंने बाहर निकाला, ठीक है। E0 यहाँ, कॉस ओमेगा टी उधर, बीच में माइनस और प्लस 1/XC 1/XL। अब देखो XC की वैल्यू क्या है, 1/ωc, एंड XL की वैल्यू क्या है, XL की वैल्यू है ओमेगा L, ये मैंने इसके अंदर पुट की। तो I इज इक्वल टू E0 1/,
XC मतलब 1 अपॉन ओमेगा C माइनस XL मतलब 1 अपॉन ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा T। ओमेगा C ऊपर शिफ्ट करो, I इज इक्वल टू E0 ओमेगा C माइनस 1 अपॉन ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा T, कॉस ओमेगा T। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर XC इज इक्वल टू XL है, इफ XC इज इक्वल टू XL है, इसका मतलब ओमेगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा L बनेगा। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ओमेगा C, इसको मैं इधर शिफ्ट करूं तो क्या बनेगा, ये माइनस 1 अपॉन ओमेगा L इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, राइट। और अगर ये टर्म 0 बन गई, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0। अगर ये पूरी टर्म 0 बच्चों तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसका मतलब करंट क्या है, यहाँ पे मिनिमम है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंस मैक्सिमम है तो करंट यहाँ मिनिमम है, इंपीडेंस मैक्सिमम है। ऑब्वियसली इंपीडेंस मैक्सिमम है बच्चों, क्योंकि XL भी है XC भी है। इंपीडेंस मैक्सिमम है, इसका मतलब करंट क्या है, यहाँ पे मिनिमम है। और करंट मिनिमम है मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को, तो इसको रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है। जैसे सीरीज को एक्सेप्टर सर्किट बोला गया था, सीरीज हम रेडियो में यूज करते हैं, इसको रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये 0 है, देन I इज इक्वल टू मिनिमम, मतलब करंट इज मिनिमम हियर, I इज इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, अब देखो देयरफॉर यहां पे देखो अभी क्या कर रहे हैं, ओमेगा C इज इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वही आएगा बच्चों, ओमेगा इधर शिफ्ट करो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC बनेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, तो f इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। यही क्या है हमारी, दिस इज कॉल्ड एज, वही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही आता है बच्चों, बस थोड़ा मैंने बोला ना मेथड थोड़ा अलग है, बाकी फॉर्मूला तो सेम है। तो ये हमारा फॉर्मूला मिला, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजोनेंट सर्किट। हाँ, इसका ग्राफ भी बता देती हूं मैं आपको। यहाँ ग्राफ करंट क्या है बच्चों, मिनिमम है, तो ग्राफ कैसे आएगा देखो, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं तो डिफरेंस भी करके रखो। ये हमारा करंट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी I, फ्रीक्वेंसी यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है FR, I रहेगा मिनिमम, I मिनिमम फ्रीक्वेंसी FR। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है दोनों की, इतना भी अगर आप करके गए तो डिस्टिंग्विश आराम से लिख सकते हैं। क्या है, रेजोनेंस ऑकर्स XL इज इक्वल टू XC है तो दोनों में सेम रहेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इम्पीडेंस इज मैक्सिमम ईयर, मैंने क्या बोला, इम्पीडेंस यहाँ मैक्सिमम, इसलिए करंट मिनिमम है, करंट इज मिनिमम ईयर। When an alternating current of different frequencies are sent through parallel resonant circuit, तो वो क्या करता है बच्चों, it offers a high impedance ऑफर करेगा, उसकी वजह से वो सारे करंट को अलाउ नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट इट, है ना, the current of the resonant frequency and rejects it. However, it allows the current of the other frequencies, वो दूसरी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा लेकिन इसको पास नहीं करेगा, टू पास थ्रू इट, हेंस कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट, इसको कहा जाता है। ठीक है,
तो ये थे बच्चों हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके ऊपर है ना हम एक दो सवाल करते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर क्वेश्चन बताती हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैंने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन लिखना है, गिवन लिखने के बाद सॉल्व करना है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो देखना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आराम मतलब आराम हराम है मैम, सो मत, सो ही नहीं हूँ, जगी हूँ, आपके लिए तो जगी हूँ बच्चों, दिन रात काम कर रही हूँ मैं, मेरी मेहनत का फल मुझे दे दो। बहुत ज्यादा डायलॉग हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन अ पैरेलल एलसी सर्किट कंप्राइजेस ऑफ 5 हेनरी इंडक्टर। L इज इक्वल टू कितना है 5 हेनरी, हेनरी दिखा तो L ही है। 5 माइक्रोफैरेड दिखा तो कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड। C इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। कैपेसिटर। कैलकुलेट द रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया, पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है कब पता है, February 20 में। मैं यहाँ ईयर डालना भूल गई, February 20 में पूछा गया सवाल है बच्चों, और 2 मार्क्स के लिए। कितना आसान था देखो। चलो सॉल्व करते हैं। 2 पाई अंडर रूट LC, बहुत सारे बच्चों को है ना लॉग टेबल यूज करते नहीं आता, लॉग टेबल उनको नहीं आता तो मैं बताती हूँ शॉर्टकट कैलकुलेशन कैसे करो। 3.14 है ना, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट की मैंने, बस कुछ नहीं, पाई। L कितना है 5, C कितना है 5 एंड 5 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, FR इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब देखो FR कितना आएगा यहाँ पे, FR इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.28 इंटू, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद सिर्फ 5 बनेगा, 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद -3 बनेगा। कि कैसे, 10⁻⁻⁶ है, रेस टू क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये 2 3 जा 6 हो गया ना, तो -3 रहेगा। अब देखो FR इज इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ बच्चों, इसे डिवाइड कर लो, 0.2 आएगा है ना, 0.2 डिवाइड बाय ये 6.2 है ना, इसको नियरली 6 कंसिडर कर लो, और ये 10⁻³ ऊपर जाके क्या बनेगा +3। ऐसे कैलकुलेशन करो अगर आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है तो। अब करो कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, ज्यादा नहीं। ये आएगा 0.06 जा 18, कितना बचा 2, 6 3 जा 18, 6 2 जा समथिंग आएगा, ये मतलब 0.032 इंटू 10⁻³ है ना, और अगर मैंने शिफ्ट किया तो ये FR इज इक्वल टू मुझे मिलता है 32 हर्ट्ज, और यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी दी है बताओ, 31.82। चलता है बच्चों, इतना थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, राउंड ऑफ करके लिया तो भी, हमने राउंड ऑफ करके लिया ना इसलिए ऐसे आया है। ये कैलकुलेशन करेक्ट है ना, 220 3 जा 18, वापिस 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये FR इज इक्वल टू हमें क्या मिला 32 हर्ट्ज, मतलब 31.84 इसका आंसर है। लॉग टेबल से अगर आप करोगे तो करेक्ट ऑप्शन ये मिलेगा, अगर नहीं करना लॉग टेबल यूज तो ये भी चल जाएगा, इतना कुछ नहीं। समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। तो ये था हमारा रेजोनेंस सर्किट। अब इससे रिलेटेड और एक टॉपिक बाकी है, थोड़ा सा टॉपिक है, एक आधा घंटा लगेगा, बट अभी मैं सेपरेट से वीडियो बना के अपलोड करूंगी बच्चों, इतना बड़ा वीडियो बनाए, थोड़ी थक गई हूँ मैं। अभी एक वीडियो रहा, अभी एक ही वीडियो होगा इस चैप्टर का, देन ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद मैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाली हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े, वेव ऑप्टिक्स चाहिए उनको, वेव ऑप्टिक्स भी होगा, ड्यूअल नेचर भी होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी होगा, डिटेल में लूंगी बच्चों। उसके बाद वन शॉट का आप टेंशन मत लो, वन शॉट हो जाएंगे, वन शॉट में एक दिन में एक लेक्चर होगा बच्चों, उसका टेंशन नहीं है।
बस है ना, इसका सिलेबस खत्म करना भी जरूरी है, क्योंकि इतना शॉर्टकट पढ़ोगे तो फिर एंट्रेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी फिलहाल बहुत सारे बच्चे पैनिक होके पूछ रहे मैम जल्दी सिलेबस कवर करो। मैंने बोला ना, स्टेप बाय कछुआ बन जाओ, कछुआ। कछुआ बनोगे तो विन करोगे, बहुत ज्यादा तेज भागोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे चलो बच्चों, ज्यादा फास्ट भी मत चलो, ज्यादा स्लो भी मत चलो, तब तक आप बाकी के सब्जेक्ट्स करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो बच्चों हम यहाँ रुकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते चलो, लाइक तो करो यार, एक भी लाइक नहीं आता, बहुत कम लाइक्स आते हैं। इतना इतना बुरा पढ़ा रही हूँ क्या मैं? अच्छा तो पढ़ा रही हूँ, थोड़े लाइक्स भी दे दो। बाकी कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे, लाइक्स ही मांग रही हूँ। लाइक्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिनको जरूरत है उनको भी पढ़ने का हक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते चलो। सो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।